हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग खतरनाक, सब लोग मस्त। ठीक है। तो बच्चा, जो हमारा अभ्यास पार्ट 2 था वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि आज ये जो चैप्टर है ना, मैं इसको पूरी तरह से गड्ढा गड्ढा खोद के ना उसके अंदर दफना दूंगा। दफनाने का मतलब खत्म कर दूंगा। ठीक है। हाँ। तो मतलब इसको खत्म करना है हमें आज। ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा सा माइनर टॉपिक है। इसमें एक दो क्वेश्चन जो पार्ट 2 में हमारे बच गए थे वो मैं आपको कराऊंगा, और साथ में एक बार मैं सोच रहा हूँ ना सबका रिवीजन करा दूं। ठीक है। जो कुछ भी हमने पिछले एक दो लेक्चर में या दो तीन लेक्चर में पढ़ा है, एक बार हम उसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे। सम अप करने का सिंपल सा मतलब है कि एक बार क्या करेंगे, सरसरी निगाहों से उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें जो थोड़े से टफ टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको यही बताऊंगा कि देखो, रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करो। ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो रिवीजन आप कर लोगे ना, और एट द जब भी आपका एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि दो तीन बार अगर रिवीजन कर लोगे ना, तो मुझे लगता है कि एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तो चीजों को करना बड़ा आसान रहेगा। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है और बहुत सारी चीजें आपके माइंड में होंगी भी नहीं। ठीक है। ये आपको खुद पता होगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो उसका सबसे जो मेन जो सोल्यूशन है वो अगर आप मेरी तरफ से लेना चाहो तो वो ये है कि बार बार रिवाइज करो। ठीक है। कोशिश करो कि अभी तक जो चीजें आपने पढ़ ली ना उसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है। उनको जो भी पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करो, और उसके बाद कोई नई चीज पढ़ो। ठीक है। अब जैसे होगा कि सिलेबस अभी सर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ मन में चल रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने कर लिया है, चाहे स्कूल हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया वही, जो मैंने करवाया वो भी आप रिवाइज कर लो, जो स्कूल में कराया गया वो भी रिवाइज करो, और साथ ही साथ जो अगर आप अलग से कहीं ट्यूशन व्यूशन करते हो तो वहां भी जो पढ़ाया गया उसको भी रिवाइज करो। ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको जो पीछे की चीजें हैं वो एक बार आपके दिमाग में आ जाएंगी। ओके। और जब वो सब आप कर लोगे ना तो उसके बाद जो नई चीजें आएंगी फिर उनका आपको रिवीजन करना है। ठीक है। अच्छा। कोचिंग कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग मेरे से या फिर आपका जो स्कूल है वहां से जो कुछ भी आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो उसको भी साथ में करते रहो और पीछे रिवाइज करो बस। ठीक है। और जो करंट में चीजें चल रही हैं उनको बस पढ़ते रहो। ठीक है। हल्का फुल्का उनके ऊपर भी काम करते रहो। और आप लास्ट में देखोगे कि कोशिश करो कि जैन के लास्ट से पहले पहले आप सब कुछ कंप्लीट कर लो, उसके बाद बस एक एक फोकस हो जाए कि मैं मेरे को बस रिवाइज करना है। ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे, वो भी आप देना। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं या फिर मेरा लेवल क्या है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करोगे, जो चीजें आपने पढ़ी उनको और अच्छे तरीके से क्या करोगे, पढ़ोगे, उसको दोबारा रिवाइज करोगे। ठीक है। तो अगर ये वाला प्रोसेस आप अपने दिमाग में लेके चलोगे ना तो मेरे को लगता है कि बोर्ड में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग, और मुझे पता है आप लोग बहुत बेहतर करोगे। और टारगेट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कि मेरे को बहुत हाई मार्क्स लाने, वो कितना होगा वो आपको डिफाइन होगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये बात एकदम दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल मस्त रहने का, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। बस इस माइंडसेट के साथ आपको रहना है। ठीक है। अच्छा। चलो उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं जो हमने पार्ट 2 में छोड़ दिया था। कुछ चीज़ें थी, 2-3 क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे। ठीक है। तो देखो, अगर आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो स्क्रीन है हमारी, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित होती हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है कि कूपिकाओं की सबसे पहले समझो कूपिकाएँ होती क्या है। देखो, एलोवेले का नाम आपने सुना होगा। देखो, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है बच्चा ना, उसमें क्या होता है, ऐसे अंगूर के गुच्छे की तरह ना छोटी छोटी एलोवेली होती हैं। ठीक है। क्या होती है बच्चा, एलोवेली होती हैं। तो इनमें क्या होता है ना, गैस का विनिमय होता है। गैस का विनिमय कैसे होता है, जैसे देखो ये मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे जो है मेरा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है। आपको पता होगा, अगर फिगर में मैंने आपको दिखाया था, इसमें पूरा मेरा रेस्पिरेशन सिस्टम काम कर रहा है। अब जैसे ही हम सांस को अंदर लेते हैं तो सांस के थ्रू हमने पूरी की पूरी वायु को अपने अंदर ले लिया। ठीक है। अब आपको पता है कि वायु में ऑक्सीजन होता है, कंपलसरी है। तो हमारी जो एलोवेली होती है ना, वो क्या करती है, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ठीक है। अच्छा। अब उन्होंने अवशोषित कर लिया और वो वहां से अवशोषित करने के बाद वो क्या करती हैं कि जो ऑक्सीजन अवशोषित करती है ना वो किसको ट्रांसफर कर देती है, कि ब्लड को, ये लो भैया ब्लड महाराज, इसको ले जाओ पूरी बॉडी में सप्लाई करो। ठीक है। अच्छा। तो ब्लड का क्या क्या काम है कि वो उस ऑक्सीजन को ग्रैब्स करता है और पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। ओके। अब जब बॉडी में सप्लाई होता है तो सप्लाई होने के बाद जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसी ना किसी तरीके से निर्मुक्त करते हैं। अब क्या है, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चा ना, वो
उस ब्लड के थ्रू दोबारा कहाँ पे आता है? एलोवेली में आता है। मतलब एलोवेली से क्रॉस करता है। तो जब एलोवेली के टच में वो ब्लड आता है ना, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो एलोवेली क्या करता है? एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और दोबारा क्या करता है? हमारे हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, ठीक है? जो नलिका है हमारी, उस उसके थ्रू क्या करता है? हम एग्ज़िट कर देते हैं। मतलब ये मैंने लिया और उसके बाद ये निकाल दिया, ठीक है? तो ये आपको मैंने मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन दी कि एलोवेली का क्या काम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो गैस होते हैं उनके अधिकतम विनिमय के लिए, विनिमय का मतलब होता है लेन-देन या फिर आप इसको एक्सचेंज बोल सकते हो, ठीक है? एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको कुछ दिया और आपने मुझे कुछ दिया। तो इस तरह से एलोवेली हमारा काम करता है, ठीक है? अब देखो यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा क्या? कि कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है। मैंने बताया ना कि ये इनका सतह है, ठीक है? इसी टच में जो है एयर आती है, ठीक है? इसी टच में एयर आएगी, जिससे गैसों का विनिमय हो सके। विनिमय मतलब गैस अंदर आ सके और फिर गैस यहीं से बाहर जा सके। अरे भाई जो जो एयर आप लेते हो, ठीक है? जो एयर आप अंदर लेते हो, क्या वो सारा हमारी बॉडी के लिए सही होता है? नहीं, उसमें ऑक्सीजन सही होता है, ठीक है? उसमें केवल ऑक्सीजन सही होता है और उस ऑक्सीजन को हमारी एलोवेली क्या करती है? उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, ठीक है? तो अब देखो आगे क्या लिखा है, कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, ठीक है? आपको पता है कि अब ये जो आपका एलोवेली है, इसमें क्या होता है, छोटे-छोटे आपके वो होते हैं, रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, जिसमें ब्लड हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। तो अब जैसे ही एयर इनके टच में आती है, एलोवेली उनको एब्ज़ॉर्ब करती है और इनके अंदर पहले से ही क्या होती हैं, रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। अब भैया सिंपल सी बात है, रुधिर वाहिका है, तो उसमें ब्लड तो फ्लो होगा। तो वही ऑक्सीजन क्या होता है, उस ब्लड में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है? तो इस तरह से जो विनिमय होता है किसका ऑक्सीजन का या फिर आप बोल सकते हो वायु का, तो किसके थ्रू होता है? कूपिकाएँ। कूपिकाएँ एक माध्यम बनाती हैं। जैसे माध्यम होता है, जैसे मैंने बोला, जैसे आप मान लो मैं और आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? हम आप दोस्त हैं। जैसे देख लो ऐसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बस है मेरी, ठीक है? बस में क्या है हम दोनों बैठे हुए हैं। आप मेरे दोस्त हो, लेकिन गलती से क्या हुआ कि मैं थोड़ा-सा पीछे बैठ गया और आप यहाँ पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि सीट नहीं थी। तो मेरा मन करा कि मैं कुछ निकाल के खाऊँ, तो मैंने अपने बैग से एक नमकीन का पैकेट निकाला, उसमें से कुछ नमकीन मैंने खाई और मैंने सोचा कि कुछ आपको दे दूँ। लेकिन दिक्कत क्या थी कि बहुत भीड़ थी, मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अगले वाले इंसान कि भैया आप इस पैकेट को जो है मेरे उस दोस्त को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है? तो उसने क्या किया, जो बीच में हमारे बैठा था, उसने क्या किया, उस पैकेट को लिया और उस पैकेट को मेरे दोस्त को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है? अब देखो जो नमकीन थी बच्चा, नमकीन का जो पैकेट था, वो एक्चुअल में जो बीच में पर्सन था उसने खाया नहीं, उसने क्या किया बस ट्रांसफ़र करने का काम किया। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वैसे ही यहाँ पे नमकीन को आप एयर मान लो, ठीक है? या फिर ऑक्सीजन मान लो और ऑक्सीजन क्या होती है और ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन उस पर्सन के थ्रू जो है तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो गई, मतलब वो ऑक्सीजन रुधिर में क्या हो गई? प्रवाहित हो गई, ठीक है? तो ये देखो सेम क्वेश्चन वही है कि कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित करती हैं, ठीक है? मतलब एक माध्यम का काम करती है दैट इज़ मीडियम। सो यू हैव टू नो दैट दैट इज़ मीडियम, ओके? हाँ, तो अब जो है आगे फिर वही कहानी हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको बता दिया है, जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। ऑर्गन तक पहुँचाने का मतलब कोशिकाएँ। ऑर्गन किससे मिलके बना होता है? ऊतक किससे मिलके बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, ठीक है? तो कोशिकाओं तक पहुँचाता है तथा रुधिर में विलेय CO2 को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। सिंपल सी बात है। भैया मैंने 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 क्या किया? मैंने आपको ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है? अब क्या करोगे? आप ऑक्सीजन का जो भी अंदर प्रोसेस होगा उसके थ्रू क्या बनेगा? CO2 बनेगा। अब ये CO2 तुरंत वहीं पे क्या होता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है, भैया ये लो। आपने हमको ऑक्सीजन दिया, हम आपको CO2 दे रहे हैं, एक काम करो इस CO2 को ले जाके कोशिकाओं को दे दो, ताकि कोशिकाएँ क्या करें? वो आउटलेट में ट्रांसफर कर सकें, मतलब हमारी जब हमने ब्रीथिंग ली इनमें तो आउट ब्रीथिंग में हमारी क्या हो सके? ट्रांसफर कर सकें, ठीक है? तो रुधिर में विलेय CO2 को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है, ताकि CO2 हमारे शरीर से क्या करे? बाहर निकल जाए, ठीक है? कितना आसान था सोचो। मतलब कुछ था ही नहीं सर। अगर आप थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो तो दैट इज़ नॉट वेरी बिग डील, ओके? या नेक्स्ट है मेरा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से कौन-सा रोग होता है बच्चा? एनीमिया रोग होता है। ये बात सबको पता है, ठीक है? यहाँ पे शायद मैं बैठा हूँ तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? तो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। आजकल जनरल नॉलेज में बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी अगर बॉडी में हो जाए तो कौन-सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, ओके? अब अगर हम पढ़ें तो एनीमिया सिंपली क्या करता है बताओ? हीमोग्लोबिन जो होता है, सॉरी एनीमिया नहीं, हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली उसका क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन को क्या करता है?
अपने साथ बाँध के रखता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आज से जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपना, ठीक है? मैंने बीटेक करा है, तो जब मैं अपना बीटेक कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है? वो दोस्त क्या था, वो मेरे साथ हमेशा रहता था। मतलब अगर मैं बाहर गया तब भी वो मेरे साथ है, मैं खाना खाने गया तब भी वो मेरे साथ है, ठीक है? तो मतलब हम दोनों की बहुत बेहतरीन जोड़ी थी, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ क्लास में कि किसी ने पूछा, जैसे मेरा नाम शशि था, उसका नाम था शेखर, ठीक है? उसका नाम शेखर था। तो किसी ने पूछा कि नहीं, टीचर आया, टीचर ने बोला कि शेखर कहाँ है? मेरे बारे में नहीं पूछा, मैं था नहीं क्लास में। तो एक बंदे ने पूछा, एक बंदा खड़ा हो गया, बोला सर वो शशिकांत के साथ होगा। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? मतलब ये कि हम दोनों का जो बॉन्ड था ना, वो इतना बेहतरीन था कि हम दोनों उस इस कॉलेज में जब जाते थे तो अलग होते ही नहीं थे। इस तरह का कुछ सीन था हमारा। अरे दोस्ती थी भैया, बढ़िया वाली, एकदम खतरनाक वाली दोस्ती थी। ठीक है, ओके। तो वैसे ही बच्चा, हीमोग्लोबिन का कौन होता है दोस्त सबसे अच्छा? वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा रहता है, मतलब उसके ऊपर बैठा रहता है। कुछ आप ऐसा सोच सकते हो दिमाग में, कंसेप्चुअल पढ़ाई करना चाहते हो इस तरह से पढ़ो। तो वो क्या करता है? बंधुता रखता है। बंधुता मतलब, अगर बंधु का मतलब आप हिंदी में जानो, ये भाई होता है, ठीक है? मतलब वो उसका भाई था, तो भाई-भाई साथ रहेंगे, ओके। तो इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब देखो, जहाँ हीमोग्लोबिन रहेगा वहीं तो ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है? अब जैसे मेरी क्लास में उस दिन शेखर क्यों नहीं था? क्योंकि मैं कहीं बाहर था ना, दिक्कत तो ये थी। अगर मैं नहीं रहूँगा तो शेखर नहीं रहेगा, तो वही कहानी यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है? हाँ। अब देखो, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी। अब सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीजन होगी नहीं। अब ऑक्सीजन होगी नहीं तो अपने अंदर जो रिएक्शन होती है ग्लूकोज़ के साथ, ग्लूकोज़ की ऑक्सीजन के साथ, तो वो होगी नहीं। वो रिएक्शन भी तो नहीं होगी, और जब वो रिएक्शन नहीं होगी तो ऊर्जा कहाँ से बनेगी बताओ? भई आग जलाओगे तभी तो आपको गर्मी मिलेगी ना। अब जब आग जलाओगे ही नहीं तो गर्मी कहाँ से मिलेगी? या फिर हीट आपको कहाँ से मिलेगी? तो वैसे ही ऑक्सीजन के बिना रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो ऊर्जा नहीं बनेगी। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब सोच के देखो, आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऊर्जा कम बनेगी, और जब ऊर्जा कम बनेगी तो हम कम एक्साइटेड होंगे, और जब हम कम एक्साइटेड होंगे तो हमारी बॉडी कैसी महसूस करेगी? अरे यार, बड़ा वीकनेस महसूस हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है यार। ठीक है? क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना सिंपल है, सोचो कितना सिंपल है, ठीक है? अगर आप समझो तो बहुत ही सिंपल है ये। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी को एनीमिया रोग हो जाए, समझो, हर चीज़ को कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, मज़ा आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी इंसान को एनीमिया रोग हो जाए, तो कैसा फ़ील करेगा? सर वीक फ़ील करेगा। कैसा फ़ील करेगा? वीक फ़ील करेगा। कमज़ोर अपने आप को फ़ील करेगा। अरे वो वाली कमज़ोरी नहीं, मन वाली कमज़ोरी नहीं, शारीरिक कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, यही होगा। तो थकान का अनुभव हम करेंगे, ऊर्जा नहीं होगी तो थकान तो महसूस होगी ही। हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी। अब श्वास गति क्यों बढ़ेगी? आप सोच के देखो, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, ट्रिक लगाओ। मैं तो देखो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बैठ के सोचता हूँ इन सब बातों के, ऐसा हो क्यों रहा है? हर एक चीज़ कनेक्टेड क्यों नहीं हो रही है? अगर कनेक्टेड नहीं हो रही है तो मेरा देखो दिमाग खराब होता है, ठीक है? तो कनेक्टेड करने का मतलब क्या है कि आप खुद ड्राइव कर रहे हो अपने दिमाग में कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। कनेक्टेड करने का ये मतलब होता है। श्वास गति बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ? सोच के देखो, श्वास गति बढ़ने का मतलब हमारी बॉडी में जो एयर का इन है, जो एयर वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। और जब एयर ज़्यादा हमारी बॉडी में आएगी तो सिंपल है, ज़्यादा एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। क्यों? क्योंकि नीड है यहाँ पे। एनीमिया रोग मेरे को हुआ है, नीड है। तो एलोवेली क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश करेगी ब्लड में। और ब्लड क्या करेगा? जल्दी-जल्दी प्रोसेस करना शुरू करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यही रीज़न है कि जब हमें एनीमिया होता है तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम होने से ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन कम होने से रिएक्शन नहीं होती, जिसके थ्रू हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा न मिलने की वजह से हमारी बॉडी वीक फ़ील करती है। अच्छा, इसकी वजह से श्वास गति इसलिए बढ़ती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हीमोग्लोबिन के थ्रू तो हो नहीं पा रही है, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो उसकी तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी श्वास गति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरह से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने को आता है, तो आप अपना दिमाग लगाओ और बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ याद रख लो, अगर आपको कुछ कुछ भी करना है, ठीक है? एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आप ना क्या करो कि सॉरी, आप क्या करो ना कि आप समझो कि हो कैसे रही ये चीज़ें,
ठीक है? आप समझो इस बात को। एक्चुअली मेरा फ़ोन बजने लगा ना, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गई। ये कान में लगाया था ना इसको, तो इसमें बेल आने लगी। पीछे बज भी रहा है। ठीक है, चलो ख़ैर कोई नहीं, ठीक है। तो हाँ, आंसर राइटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। थोड़ा-सा बच्चा ना बैठ के आंसर राइटिंग करना शुरू करो। आंसर राइटिंग क्या होता है पता है आपको? आप क्या करो ना कि जैसे मान लो कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मान लो तो आपके एग्ज़ाम में आता है, तो सोचो कि उस 5 नंबर में मुझे क्या-क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है? और कितने टाइम में फिनिश करना है, ठीक है? क्या फिगर बनाना भी ज़रूरी है? अगर कहीं आपको फिगर दिखता है तो मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन देता हूँ, फिगर ज़रूर बनाओ। ठीक है? ऐसा नहीं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बना दिए, ऐसा नहीं है। अगर हाँ, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन आ गया, ठीक है? मैंने आपको एक ब्लड का फिगर दिखाया था, मस्त ऐसे पूरा एकदम दिखाया था, उसमें फ्लो हो रहा था पूरा ब्लड, उसमें एकदम हीमोग्लोबिन था, वो बिल्कुल दिख रहा था, ठीक है? तो इस टाइप का कुछ भी आप साइड में थोड़ा-सा कहीं भी आप बना सकते हो, दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर योर आंसर राइटिंग बिकॉज़ यू हैव टू डू more and more marks, then you have to create unique answer writing. Okay, so that is beneficial for you. तो आप ये कर सकते हो, ठीक है? इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करोगे, अभी तो बहुत टाइम है, करने की कोशिश करो, ठीक है? ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है? ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण, ये मैंने आपको शायद बताया था, ठीक है? हाँ, ये सारी बातें। दोहरा परिसंचरण एक बार अगर दोबारा रिवाइज़ करूँ, आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है? हमारा जो हार्ट होता है, उसमें क्या होता है बताओ? उसमें जैसे ब्लड मान लो यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो ब्लड क्या होगा? पहले हमारे हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट क्या करेगा? उसको पंप कर देगा, पंप मतलब धक्का दे देगा। और जब वो उसको धक्का दे देगा, तो पूरी बॉडी में क्या होगा? सप्लाई हो जाएगा, ठीक है? और सप्लाई होने के बाद जब ब्लड ब्लड में चूँकि आपको पता है ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा धमनी होती है और धमनी में कौन-सा ब्लड फ्लो होता है? जो ऑक्सीजन रिच होता है, ठीक है? अब किसी ऑर्गन को अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करने के बाद जो मेरा वेस्ट बचता है, क्या बचता है? वेस्ट के फॉर्म में CO2, तो वो ब्लड में ही क्या होता है? दे दिया जाता है और फिर वो सिराओं के थ्रू अगेन क्या होता है? ब्लड हार्ट में लाया जाता है। और जब अगेन हार्ट में लाया जाता है, फिर हार्ट क्या करता है? इसको पंप करता है। कहाँ पंप करता है? लंग्स में पंप करता है। ठीक है? यहाँ पे हमारा लंग्स होता है। ठीक है? इसमें पंप करता है और लंग क्या करता है? उस ब्लड को दोबारा प्यूरिफाई करके अगेन उसी साइकिल में क्या होता है? बोलता है जाओ भैया अगेन दोबारा वही साइकिल कंप्लीट करो। तो अगर मैंने देखो स्टार्ट यहाँ से किया था, ठीक है? तो आप देखो तो जो ब्लड है मेरा सबसे पहले हार्ट में आया, पंप हुआ, पंप होने के बाद देखो यहाँ से सब कुछ होने के बाद फिर हार्ट में आया और फिर पंप हुआ, तो फिर यहाँ से फिर देखो मैं वहीं पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो बचा बच्चा ब्लड है ना, वो क्या हुआ हमारे हार्ट में 2 बार, क्या हुआ? 2 बार गया। कहाँ पे? हार्ट में। 2 बार हार्ट में गया। अब 2 बार जब ये हार्ट में गया तो इसी को तो हम बोल रहे हैं कि दोहरा परिसंचरण, सिंपल सी बात है। 2 बार, दोहरा का मतलब 2 परिसंचरण हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है? ये मैंने आपको मोटा-मोटी बातें बताई हैं। अब यहाँ से वही चीज़ आप पढ़ोगे कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाती है और हृदय का दायाँ और बायाँ बँटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, ठीक है? हाँ, सिंपल सी बात है, वो आप सब लोग जानते हो कि हमारा हार्ट है, बीच में एक विभाजिका लगी होती है, जो क्या करती है, इसको 2 पोर्शन में अलग-अलग बाँटती है। यहाँ पे आपका CO2 जनित ब्लड होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन जनित ब्लड होता है। तो ये जो विभाजिका होती है, ये दोनों को मिक्स करने से क्या करती है, रोकती है। ओके? अब हृदय का दायाँ और बायाँ बँटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने शरीर बॉडी जो है हमारी, इसका हीट होता है ना, इसका जो आपको पता है ना किसी स्वस्थ मनुष्य का जो क्या होता है टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है, ठीक है? कहीं-कहीं 38 भी लिखा होता है, कहीं-कहीं 36 भी लिखा होता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो अब ये जो टेम्परेचर है बच्चा, ये हमें मेंटेन करना पड़ता है अपनी बॉडी में, ठीक है? और वो बॉडी हम नहीं करते, हमारी बॉडी करती है, ऑटोमैटिक करती है, हमें थोड़ी करना है। ऐच्छिक क्रिया तो है नहीं भैया हमने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, चलो मेरा मन कर रहा है एक काम करता हूँ अपनी बॉडी का टेम्परेचर मैं ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेता हूँ, क्यों? ठंडी बहुत है यार। या फिर मैंने सोचा कि यार गर्मी बहुत है, एक काम करता हूँ टेम्परेचर कम कर लेता हूँ, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेता हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ होता है नहीं। तो बॉडी अपने आप करती रहती है, ठीक है? अच्छा यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिलता है, देखो अब थोड़ा-सा आपको आध्यात्मिक चीज़ बताता हूँ। मतलब
इसको अदरवाइज़ मत लेना। मतलब मुझे लगता है कि बॉडी और जो सोल होती है, अलग अलग-अलग चीज़ें होती हैं। बॉडी प्लस सोल। अब देखो हमारी बॉडी है, ठीक है? बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप से कर रही है, ठीक है? लेकिन जो सोल है, सोल को मैं मन मानता हूँ, ठीक है? अच्छा, हम मन से कुछ करते हैं, तो वो अलग पार्ट हो गया, और बॉडी अंदर जो कुछ कर रही है, वो उसका अलग पार्ट हो गया। तो मतलब हमारी बॉडी जो है, ये 2 पार्ट में विभक्त है, ठीक है? एक तो आपकी बॉडी हो गई और एक सोल हो गई, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मतलब ठीक है, मज़े के लिए बताया मैंने आपको। मतलब मैं कभी-कभी पढ़ता हूँ ना, सोचने लगता हूँ, हैं, ऐसा भी हो तो बताओ यार। हमारी बॉडी अपने आप ही टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, हमारी इजाज़त के बिना, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ये अंदर ही अंदर कर रही है, अपने मन से करी जा रही है, ठीक है? तो ये तो गलत बात है भैया। तब फिर काहे का तुम हमारे, हैं? फिर काहे का तुम हमारे, हमारे का मतलब क्या होता है? कि सब कुछ अपने कंट्रोल में, ठीक है? अच्छा, चलो कोई नहीं, मज़ाक था। ओके। तो तापक्रम रखने में निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। तो ये परिसंचरण करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे, और हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन होके एक सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे चलती रहे। ठीक है? आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद बच्चा जो मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है, ओके। हुँ। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब शुरू से मैं तो एक बार पढ़ा देता हूँ आपको, क्योंकि पीछे का मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा ही दिया है। ठीक है? 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। हुँ, सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ आपको पता है एक्सक्रिएशन सिस्टम में क्या होता है? ठीक है, कहाँ गए भैया तुम? अरे महाराज कहाँ चले गए? अच्छा इधर है। मैंने अपनी पेन उल्टी पकड़ के रखा था और ऐसे-ऐसे कर रहा था, तो वो कर्सर दिख नहीं रहा था, तो फिर ऐसे किया तब सही हो गया। गजब का खेल है भाई। मतलब यूनिक है ये सब, मतलब परेशान करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा साथ में कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जिनको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, वेस्ट मटेरियल। हमने खाना खाया, खाने में न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन को बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या बचा? वेस्ट मटेरियल बचा। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन सिस्टम बोलते हैं, या फिर उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है? वह जैव प्रक्रम जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल सी बात है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, सिंपल सी बात। उसके बाद है देखो, जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो एक कोशिकीय जीवों में कुछ अलग टाइप का होता है, बहुकोशिकीय में अलग होता है, जो जटिल बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है? तो हर एक में क्या होता है, हर एक में अलग-अलग अंग होते हैं, जो इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी-अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि सब में सेम होता है सिस्टम, सब में अलग-अलग होता है। ये स्लाइड आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हमारा आता है मानव में उत्सर्जन, वे अंग जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं, उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। अब जितने भी हमारी बॉडी में पार्ट हैं, जो एक्सक्रिएशन सिस्टम का हिस्सा है, वो क्या करते हैं? वो किसी न किसी तरीके से बॉडी में जो वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने के लिए अपनी-अपनी भूमिका प्ले करते हैं, या फिर निभाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो क्या हो गए? उत्सर्जन अंग हो गए, या फिर एक्सक्रिएशन ऑर्गन हो गए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब उसमें बेसिकली हैं कौन से? हैं, होने को तो बहुत है। ठीक है, अगर हम सबके बारे में पढ़ें तो मैं बता दूँ, पूरा पीएचडी करनी पड़ेगी, ठीक है? इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है? हाँ, आप 11th-12th में जाओगे तो बहुत अच्छे से इन सबके बारे में पढ़ोगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो जहाँ पे जो बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उनके बारे में ज़िक्र करेंगे। जैसे पहला आपका वृक्क हो गया, किडनी बड़ी फेमस है। किडनी तो बहुत फेमस है, ठीक है? हर इंसान को पता है किडनी क्या होती है, ठीक है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, मतलब चाहे मूवीज़ हो, चाहे कहीं भी हो। अरे भैया तुम्हारी किडनी सही सलामत है ना? अबे ज़्यादा दारू मत पियो, नहीं तो किडनी खराब हो जाएगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि यार एक काम करो, एक किडनी अपनी बेच दो यार, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना एक आईफ़ोन लाना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ एक किडनी निकलवा दूँ, ठीक है? ठीक है, 2 ढाई लाख तो मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं बोलते लोग? ठीक है, तो बड़ा फ़ैमिलियर वर्ड है किडनी, ठीक है? तो आपने सुना भी होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है मेरा यूरेटर्स, ये तो किसी ने नहीं सुना होगा।
क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। मूत्र वाहिनी, देखिए नाम से पता चल रहा है वाहिनी, वाहिनी का मतलब रास्ता या फिर वहन करने वाला। तो सिंपल सी बात है, एक रास्ता देने वाला, ठीक है? मूत्राशय, आशय का मतलब क्या होता है पता है आपको? आशय का मतलब घर होता है, ठीक है? अगर आप हिंदी में देखोगे तो आशय का मतलब घर होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ो तो मूत्र प्लस आशय मतलब यूरिन का घर, मूत्र का घर, मतलब वहाँ, इसका मतलब है वहाँ पे यूरिन रहती है या फिर वहाँ पे इकट्ठा होती है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब मूत्राशय हो गया, ठीक है? अब मूत्र मार्ग, नाम से ही पता चल रहा है। तो यार इसमें कोई डाउट रखना ही नहीं है, ठीक है? तो इन सब के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे। अभी आपका जो है वृक्क हो गया, आपको दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बताते हैं, देखो ये एकदम आमने-सामने नहीं है, थोड़ा-सा ये ऊपर लग रहा है और ये थोड़ा-सा नीचे लग रहा है, ठीक है? अब इस फिगर को थोड़ा-सा देखो, बनाना शुरू करो इस फिगर को, ठीक है? बहुत बेहतरीन फिगर है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपने इसको बनाया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2-3 मार्क्स तो आप ऑटोमेटिक बढ़ा ले जाओगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ही मतलब इसमें सब कुछ क्लैरिफिकेशन है, ठीक है? ऑलमोस्ट ये शो करता है एक्सक्रिएशन सिस्टम को, ठीक है? तो इसलिए इस फिगर को बनाना आप प्रैक्टिस करना कैसे बनता है और अपने मन से बनाना। प्रैक्टिस करने के बाद बुक बंद करके अपने मन से बनाना। उसके बाद हमारा आता है, हमारे शरीर में उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क होता है, सबको पता है। सेम के बीज के आकार का बोला जाता है। सेम का बीज अगर आपने देखा होगा तो ऐसे ही होता है, हल्का सा ऐसे करोगे आप, ऐसे ऐसे होता है सेम का बीज, ठीक है? उसके बाद गहरे लाल रंग का होता है, ये देह गुहा के निचले भाग में मेरुदंड के नीचे होता है। अब ये मेरुदंड है यहाँ पे, ठीक है? देह गुहा का मेरुदंड है, इसके निचले भाग में होता है यहाँ, इसका नीचे का भाग हो गया, ठीक है? अभी आपको मेजरमेंट दिया गया है कि वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? तो इस सेंटीमीटर्स को आप अपने दिमाग में सोच के ना कल्पना कर सकते हो कि हमारा जो किडनी होता है वो होता कितना बड़ा है, ठीक है? मतलब एक अनुमान आप लगा सकते हो कि यार होता कितना बड़ा है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको अनुमान लगा सकते हो। मानव में दोनों वृक्क आमने-सामने नहीं होते हैं, बता दिया मैंने अभी। दाईं ओर यकृत होने के कारण दायां वृक्क कुछ नीचे की तरफ होता है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल सामने-सामने, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हल्का-सा, ओके? वृक्काणु पता है ना, अब किडनी किडनी थोड़ी काम करती है, किडनी के अंदर जो वृक्काणु भरे पड़े हैं वो काम करते हैं, असली वाला काम तो इनका होता है, ठीक है? जैसे होता नहीं कि उम, जैसे एग्ज़ाम है आप ही लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम, ठीक है? अब बोर्ड का एग्ज़ाम है तो तैयारी आप लोग कर रहे हो, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और आपके फादर-मदर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो बोर्ड का एग्ज़ाम वो देगा कौन? वो आप दोगे ना। उस बोर्ड के एग्ज़ाम को देने में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, बट मेन कौन है? आप हो ना। अब आप ही डिसाइड करोगे कि क्या होने वाला है, ठीक है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ना, अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो उसमें किसका नाम होगा? सबसे ज़्यादा नाम आपका होगा कि यार बताओ, राहुल ने 98% मार्क्स किए हैं। सीमा ने तो सर 99 कर दिया सर, अब की बार लड़कियों में टॉप पे आ गई। हैं? इस तरह से वैसे ही किडनी क्या है? किडनी कहने के लिए किडनी है, ठीक है? लेकिन अंदर जो प्रोसेस है वो कौन करते हैं? वृक्काणु करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, किडनी के अंदर लाखों, मतलब 10 लाख के समथिंग वृक्काणु होते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, ठीक है? तो यही मेन होते हैं। अब ये देखो आपको दिख गया, एक वृक्काणु का पूरा क्या हो गया? फिगर आपको दिख गया। इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, अगर आपको याद हो तो। कुछ नहीं होता इसमें, देखो पहले यहाँ पे ब्लड आता है, फिर ये आपका बोमन संपुट होता है, बोमन संपुट में वो क्या होता है? फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने का मतलब ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे खनिज लवण हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या होता है यहाँ पे छन के यहीं पे रह जाता है और बाकी जो नया ब्लड होता है वो वापस निकल जाता है, ठीक है? चला जाता है, ठीक है? ये कैसे होता है? जैसे अब यहाँ पे एक-एक पॉइंट अगर आप मैं बताऊँ, वृक्काणु होता क्या है? मैंने बता दिया, वृक्क के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी संरचनाएँ होती हैं, संरचनाओं संरचनाओं को क्या बोलते हैं? वृक्काणु बोलते हैं, ठीक है? एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। अब देखो एक्सक्रिएशन सिस्टम की यहाँ बात करूँ तो आपको पता है वो कप वाला सिस्टम मैंने बताया। जैसे कि देखो, इसमें बेसिकली 3, अब देखो जब जो हमारा ऑर्गन होता है उसमें यूरिन बनने, अब बेसिकली मैं यूरिन की बात करूँगा क्योंकि जो यूरिन है वो ज़्यादा हाइलाइटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? छानना। बोमन संपुट आपने देखा? शायद यहाँ पे है, हाँ। देखो, ये अभिवाही धमनिकाएँ ये क्या करती हैं? ब्लड को लेके आती हैं बाहर से। बाहर से मतलब ये नहीं, जब ऑर्गन यूज़ कर लेता है, ठीक है? तो ये इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है? इसमें बहुत सारे वेस्ट होते हैं। तो ये क्या होता है? बोमन संपुट में आता है और बोमन संपुट में ढेर सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये गुच्छा क्या करता है? इस
अनप्यूरिफाइड ब्लड को छानने का काम करता है, और छान के फिर ये बाहर चली जाती है, वहीं से चली जाती है, फिर कहीं अंदर एंट्री नहीं होती इनकी। ऐसा नहीं कि वो पता चला कि यहाँ घूम घाम के ऐसे ऐसे जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बोमन संपुट में है, फिर बोमन संपुट से वापस चली गई। बोमन संपुट में क्या बच गया, उस ब्लड में जो अन अनवांटेड मटेरियल था, मतलब वेस्ट था, वो क्या हो गया, बोमन संपुट में इकट्ठा हो गया। और फिर बोमन संपुट ने क्या किया, उसको अवरोही चाप, अब देखो यहाँ पे एक नली दिख रही है, अवरोही चाप, और उसके बाद देखो यहाँ पतली हो गई छोटी नली, इसको हम हैंडले का चाप बोलते हैं। तो अवरोही चाप, हैंडले का चाप, और उसके बाद जो अगला जो मेरा नली आएगी, उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने नाम दिया है अधिरोही चाप। यहाँ से गुजरते हुए वो जो वेस्ट होता है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, संग्राहक नलिका में इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, ये वेस्ट इतने लंबी दूरी तय करके क्यों जाता है भैया? देखो इसका रीजन है। अब वेस्ट जो हो पूरी तरह से वेस्ट नहीं हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, जो गन्ने की जूस पे आपने देखा होगा, जो गन्ना वाला होता है, वो एक बार तो गन्ने को मशीन से निकालता है, लेकिन दोबारा फिर उसको डालता है, क्यों? क्योंकि अभी भी उसमें जूस है, कुछ ऐसी जूस है जो कि उसके फायदे की चीज है। तो वैसे ही यहाँ पे फ़िल्टर तो हो गया ब्लड, लेकिन अभी भी जो वेस्ट है बच्चा ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो अवरोही चाप, हैंडले चाप और अधोरोही चाप होते हैं ना, ये उसको भी निकालने का काम करते हैं। इसमें बेसिकली आपको ग्लूकोज़ और वाटर आता है, ग्लूकोज़ प्लस वाटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे निकलती हैं। चूँकि संग्राहक नलिका में वाटर भी इकट्ठा होता है, लेकिन बॉडी को जितना वाटर चाहिए पहले वो यहाँ से मेंटेन कर लेती है। ठीक है, पता चला कि बॉडी को नीड थी 6 लीटर की, और ये जब यहाँ पे छन के गया तो 5 ही लीटर गया। अच्छा, तो अब बाकी 6 की नीड है, तो 1 लीटर कहाँ से मिलेगा भैया? कोई तरीका बताओ। या तो मैं पीऊँ, ठीक है, मैं पीऊँगा तब जाके होगा, लेकिन बॉडी मेरे ऊपर डिपेंडेंट थोड़े है। ठीक है, बॉडी तो अपना काम खुद से कर रही है ना। वो मेरे से कहेगी कि थोड़ी अबे 1 लीटर की कमी हो गई, जल्दी से 1 लीटर भेज, ऐसा तो बोलेगी नहीं। तो वो क्या करती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना खुद की ओनर है। तो वो क्या, अवरोही चाप और हैंडले चाप और अधिरोही चाप को क्या बोलती है, एक काम कर यार, निकाल इसी वेस्ट में से 1 लीटर पानी। तो वो हो गया। अब मान लो इसने अवरोही चाप ने, हैंडले चाप और अधिरोही चाप ने क्या किया, वेस्ट में से 2 लीटर पानी निकाल लिया। तो भैया ज़रूरत तो एक की है, एक काम कर, एक मेरे को भेज दे, और जो एक है ना उसको ले जाके संग्राहक नलिका में इकट्ठा कर दे। उसको बाहर निकाल देंगे यार, वो ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी सारी चीज़ें मेंटेन करती है। ओके, समझ में आया? तो ये आपका छनित हो गया, यहाँ पे छनने वाला पहला आपका हो गया। ठीक है, जिसको हम छानने वाला ये हो गया आपका, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो गया, पुनः अवशोषण क्या हुआ है, अवरोही चाप, हैंडले चाप और अधोरोही चाप में पुनः अवशोषण हुआ, और उसके बाद मूत्र बनना। अब ये संग्राहक नलिका क्या करती है, इसमें इकट्ठा हो गई। अब इसमें देखो, पहले तो थोड़ा बहुत वाटर होगा, सिंपल सी बात है, और साथ में क्या होगा, वाटर हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया लवण हो गया इत्यादि, ये सब क्या हो, संग्राहक नलिका से मूत्राशय में पहुंच जाती है। ठीक है, मूत्राशय पता है ना क्या होता है? ये देखो ना, मूत्राशय ये देखो, ये रहा। ठीक है, किडनी में सारा काम हुआ। फिर ये क्या हो गया, ये क्या है, ये आपको दिख रहे हैं मूत्र वाहिनी, इसके थ्रू कहाँ पे इकट्ठा हो गया, मूत्राशय में। और मूत्राशय के बाद तो वैसे भी हमें सब पता है कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मूत्राशय में आ जाए बस, उसके बाद तो हम खुद ही आउटलेट कर देंगे, इतना दम है। ठीक है ना? हाँ, हो गया। तो बच्चा इस तरह से आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। ठीक है, और बाकी ये सारी क्वेश्चंस आप दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ो इसको अच्छे से, क्वेश्चन को करो अपने मन से, और करते रहो। देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस एक काम कोशिश करना बच्चा, सब लोग ना प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के पेपर एकदम रट डालो। दैट इज माई हाईलाइटेड ओपिनियन। ठीक है, ये मैं बिल्कुल अ, एक फोर्सफुली आपको बोल रहा हूँ कि 3 साल के पेपर आप बेहतरीन तरीके से कर लो। मतलब अगर कोई पूछ लेना, तो कहीं से आए या ना आए आपको, चाहे आप बुक्स में से कोई पूछ ले, कहीं से भी कोई क्वेश्चन कर लेना, आपको ना आए चलेगा, लेकिन अगर उन 3 साल के क्वेश्चन पेपर में से अगर आपसे कोई कुछ भी पूछता है और आप तुरंत आंसर कर देते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा बच्चा ना, कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत नहीं लेने का। जो पढ़ा दिया गया उसको पढ़ो, रिवाइज करो, जो नया पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहो, और पिछले 3 साल का पेपर डेली, डेली ज्यादा नहीं, हर एक पेपर में से कम 5 क्वेश्चन करना शुरू करो, और उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, खुद की नोट्स बनाओ। ठीक है, ये करना थोड़ा सा टफ होगा बच्चा, लेकिन एक महीने का आपके पास टाइम है, इस एक महीने में ना आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को लगता है एक महीना ही बोर्ड के लिए सफिशियंट होता है। ठीक है, एक महीने में भी कुछ भी करा जा सकता है। ठीक है,
तो आप लोग एफर्ट करो बढ़िया से, ठीक है? जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े, आप मेरी ज़रूरत मेरे मेरे को इस्तेमाल कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को ग्रुप में पोस्ट करो, ठीक है? तो लेकिन करो दोस्त, करोगे देखो तभी होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ठीक है भैया बच्चों, इसी के साथ हम इस सेशन को अंत करते हैं, और कल हम लोग कल नहीं परसों मंडे को हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि ये वाला चैप्टर शुरू करना चाहिए, ठीक है? तो आप मेरे को ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, सर ये वाला चैप्टर शुरू करिए, तो मैं वही चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है? नहीं नहीं आया अगर कोई कमेंट, तो मैं अपने मन से कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है? आई होप कि बातें आपको समझ में आई होंगी, और इस तरह से मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है? ओके बच्चा, बाय बाय, गुड बाय।